एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। हमारे मर्चेंडाइज पे नए ऑफर्स आ गए हैं। ये टी शर्ट आपको 300 में मिलेगी, ये टी शर्ट्स आपको 350 में मिलेगी और ये टी शर्ट्स आपको केवल 399 रुपए में मिल जाएंगी। कोई शिपिंग चार्ज नहीं लगेगी, आपके घर फ्री में पहुंचेंगे। किड्स टी शर्ट भी हमारे पास है जो कि 500 रुपए में 3 आपको प्राप्त हो जाएंगी। थोड़े बड़े साइज के आप लेंगे तो थोड़े 10-15 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो अभी आपके सामने जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, उस पर संपर्क करिए और जानिए कि कौन कौन सी साइजेस अवेलेबल है, कौन कौन सी डिजाइन अवेलेबल है। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो जेवलिन मिसाइल की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। जेवलिन एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसको कि कंधे पे रख के, यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कि टैंक को अपना निशाना बना सकती है। इसके कई वेरिएंट उपलब्ध है, पर इसका मैन पोर्टेबल वाला वेरिएंट ज्यादातर भारत की नजर में है और अमेरिकन कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है। और हम लोग खबरों में ये सुन चुके हैं कि जेवलिन मिसाइल को भारत खरीदने का प्रयास करने वाला है। स्ट्राइकर जो व्हीकल है उसमें भी ये लगकर आता है और उसी के प्रोक्योरमेंट प्लान के तहत इसको भी खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। तो बात यहाँ पर आती है कि क्या डीआरडीओ का मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल क्या अब इस्तेमाल नहीं होगा, या भारत की तरफ से जो डेवलप किया गया क्या ये अब इस्तेमाल नहीं होगा, भारत इसको नहीं खरीदेगा? तो इस पर ऑफिशियल्स का ये कहना है कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या MPATGM जो कि डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है और जेवलिन दोनों ही साथ साथ इंडियन आर्मी में अपनी जगह बना सकते हैं और दोनों ही का इस्तेमाल किया जा सकता है। जेवलिन को इसलिए प्रेफर किया जा रहा है क्योंकि ये वजन में हल्का है, लगभग 22.3 kg का होता है लॉन्चर और मिसाइल के साथ, जिसको कि एक व्यक्ति अपने कंधे पे रख के इस्तेमाल कर सकता है। जबकि डीआरडीओ का जो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है वो विदाउट ट्राइपॉड के 29 kg का होता है, जिसको कि अगर ट्राइपॉड का इस्तेमाल किया जाए तो लगभग 2 लोग उसको चलाने के लिए जरूरत पड़ती है। तो अगर जहां पे जल्दी से रेडी होके दुश्मन का सामना करने की बात आएगी वहां पर जेवलिन मिसाइल को प्रेफर किया जाएगा और जहां पर हमारे पास समय रहेगा और एक जगह बेस लगा के हमें हमला करना होगा वहां पे मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डीआरडीओ वाली इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक बात यहाँ पर यह भी आती है कि डीआरडीओ की जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है मैन पोर्टेबल वाली, उसको अभी पूरी तरह से डेवलपमेंट ट्रायल कंप्लीट करने में 2-3 सालों का समय और लगने वाला है। इसका 2018 से ही ट्रायल स्टार्ट है और अभी 2-3 साल और लगेंगे इसमें। पर जबकि जेवलिन दशकों से अमेरिकन फौज में या अन्य फौज में अपनी जगह बना चुकी है, इसलिए भारत इसको प्रेफर भी कर रहा है। ये माना जा रहा है कि जेवलिन की लगभग 40,000 की संख्या ऑर्डर दिया जा सकता है, जो कि 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिससे कि अभी की हमारी जो इन्वेंट्री में 70,000 से ज्यादा 2nd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसमें कि फ्रेंच ओरिजिन की मिलान और रशियन ओरिजिन की कॉन्कोर्स, ये दोनों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं, इनको रिप्लेस किया जाएगा। तो एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोक्योरमेंट हम लोग यूएस की जेवलिन का देख सकते हैं भारत के अंदर। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं यूरोफाइटर टाइपून की। आपको पता है कि जब भारत ने राफेल खरीदा था तो यूरोफाइटर टाइपून की भी संभावना बन रही थी और राफेल और यूरोफाइटर टाइपून में कई जानकारों का ये कहना होता है कि यूरोफाइटर टाइपून ज्यादा अच्छा एयरक्राफ्ट है, पर इसको 3 देश मिलकर बनाते हैं, इसलिए भारत के लिए अच्छा नहीं होने वाला था और इसकी बहुत सीमित मात्रा में ही संख्या इस्तेमाल की जाती है, जिसमें कि जर्मनी के द्वारा अत्यधिक मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाता है और जर्मनी का इस पर पूरा कंट्रोल भी है। इसीलिए तो अब टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान पहुंचे हैं जर्मनी और उनसे कह रहे हैं कि जो सेल पर बैन लगाया गया है उसको हटा दो। अब बैन किस लिए लगा? टर्की पे असल में S-400 जब उसने रशिया से खरीदा था तो नाटो कंट्री होने की वजह से अमेरिका के दबाव में जर्मनी ने इसकी सेल को टर्की को होने से रोक दिया, ब्लॉक कर दिया और टर्की को यूरोफाइटर टाइपून चाहिए थे पर उसको मिल ना सके। साथ ही साथ स्वीडन की जो मेंबरशिप है नाटो की, उसको जर्मनी ने कुछ दिनों तक लटकाए रखा था, इसलिए भी यूरोफाइटर टाइपून जर्मनी के द्वारा नहीं दिया जा रहा था। तो टर्की के द्वारा ऐसी चीजें की जा रही थी जो कि जर्मनी को पसंद नहीं थी और जर्मनी के द्वारा ये एयरक्राफ्ट उनको नहीं बेचे जा रहे थे। पर अब ऐसा कोई कारण जर्मनी की गवर्नमेंट को दिख नहीं रहा जिसके लिए टर्की को ये एयरक्राफ्ट न बेचे जाएं और उनके जो चांसलर है, जर्मनी के चांसलर के द्वारा मना भी नहीं किया गया है, ऐसा एर्दोगान का कहना है। मतलब एर्दोगान को ये लग रहा है कि कुछ एयरक्राफ्ट वो खरीद सकते हैं। वो खरीद किस ले रहे हैं? असल में ग्रीस के द्वारा फ्रांस से राफेल कुछ ले लिए गए हैं सेकंड हैंड और कुछ नए बनकर उनके पास आने वाले हैं। साथ ही साथ ग्रीस को F-35 एयरक्राफ्ट भी मिल सकते हैं। तो
एर्दोगान को ये लगता है कि टर्की ग्रीस के सामने कहीं पिछड़ ना जाए, इसलिए यूरोफाइटर टाइफून उनके पास होना बहुत जरूरी है। तो टर्की का जो काम है वो F-16 जो कि यूएस उनको बेचता है उससे नहीं हो पा रहा है, उनको यूरोफाइटर टाइफून की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ से हमें एक चीज और क्लियर होती है कि टर्की के पास F-16 की कितनी ही बड़ी खेप क्यों ना हो, वो राफेल से डरता है और उसका सामना या उसके खिलाफ अगर लड़ाई में कोई उतर सकता है तो यूरोफाइटर टाइफून ही उतर सकता है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। इसको एक कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है जो कि एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से है, जो कि टीआर मॉड्यूल बनाने का है, यानी कि ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स, जो कि एसा रेडार में लगाए जाते हैं। अब ये किसके द्वारा इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है? थेल्स रिलायंस डिफेंस सिस्टम, जो कि एक ज्वाइंट वेंचर बनाया गया थेल्स के बीच में और रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड के बीच में। अब ये रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड थेल्स के साथ जो कोलैबोरेशन करी है, ये उसी राफेल डील का नतीजा है जिसमें कि थेल्स को भारत के अंदर ऑफसेट करना था और उसने एक ज्वाइंट वेंचर बनाया। अब इस ज्वाइंट वेंचर को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो कि फिर से थेल्स आप जानते हैं, क्योंकि ये रडार बनाती है, एसा रडार बनाती है राफेल के लिए, तो राफेल के लिए ही इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा जिसका कि ये खुद निर्माण ना करके बीईएल को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं और टीआर मॉड्यूल्स उनसे ले रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो कंपनी ऑफसेट के माध्यम से बनी हुई है वो केवल नाम की कंपनी है, कोई निर्माण नहीं कर रही है, बीईएल को कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स कर दे रही है और बीईएल से सीधे इसका एक्सपोर्ट हो जाएगा जहां भी इसको जाना है। ये एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट लगभग 25 मिलियन यूरो का है। खैर अच्छी बात है, भारत की सरकारी कंपनी को ये काम मिला है, अच्छी बात। बहुत से लोग कहेंगे कि ये क्या भारतीय टेक्नोलॉजी है, भारतीय टेक्नोलॉजी बाहर चली जाएगी, पर ऐसा नहीं है। थेल्स के द्वारा ये टेक्नोलॉजी बीएल को दी गई है, ट्रांसफर किया गया है और उनके मुताबिक इस प्रोडक्ट को बनाया जाएगा। बात करते हैं रोल्स रॉयस की। रोल्स रॉयस के द्वारा एचएएल के साथ एक और फैसिलिटी लगाई जा रही है, इंटरनेशनल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड की। इसकी इससे पहले भी 2 यूनिट्स हैं, जो कि एक बेंगलुरु में है और एक होसूर में है, और इसकी कुछ नई फैसिलिटीज लगाई जा रही हैं जो कि अब हो सकता है कि तमिलनाडु में लगाई जाएंगी और कुछ 3-4 फैसिलिटीज लगाई जाएंगी। असल में रोल्स रॉयस और एचएएल के बीच में जो ये कंपनी बनाई जा रही है, इसका काम होगा इंजन या एरोस्पेस के कुछ ऐसे पार्ट्स बनाना जो कि अभी तक भारत के अंदर नहीं बन रहे हैं, और विश्व में जिस प्रोडक्ट की डिमांड है उनके लिए छोटे छोटे कंपोनेंट बनाना। क्योंकि रोल्स रॉयस को ये जो तरीका है वो बहुत सही लग रहा है और इससे पहले जो बेंगलुरु में और होसूर में उन्होंने इस मॉडल का इस्तेमाल किया है वो उनका काफी सक्सेसफुल रहा, इसलिए वो और ज्यादा भारत के अंदर इस प्रकार की फैसिलिटी बनाने जा रहे हैं। और ये जो डिस्कशन है वो तमिलनाडु टेक्नोलॉजी हब में हुआ एक इवेंट के दौरान। इस तरह की छोटी मोटी फैसिलिटी धीरे धीरे लगती रहेंगी तो भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्री तरक्की करेगी और हम देखेंगे कि एक दिन बोइंग और एयरबस के द्वारा भी अपनी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है या प्रोडक्शन असेंबली लाइन है या प्रोडक्शन लाइन है वो भारत के अंदर स्टैब्लिश की जाएगी। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा आंसर जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।